नमस्कार, इंडिया लीगल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजश्री। इंडिया लीगल में हम हर हफ्ते कानून की दुनिया की ऐसी खबरों के बारे में बताते हैं जिनका सरोकार आपसे होता है, हमसे होता है। इस कार्यक्रम में न सिर्फ खबरों पर हम चर्चा करते हैं बल्कि ये समझने की कोशिश भी की जाती है कि इन खबरों या अदालती फैसलों की वजह क्या रही और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये खबरें आपके फैसलों को किस तरह से प्रभावित कर सकती हैं और आने वाले दिनों में आपके भविष्य को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। यानी अदालती दुनिया की हर हलचल को आपकी भाषा में सहज रूप में रखने की कोशिश है इंडिया लीगल। तो चलिए आज इस सफ़र की हम शुरुआत करते हैं और शुरुआत में ही बात पैसे की करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे काले धन यानी ब्लैक मनी की। काले धन के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार भी अब यूपीए की राह पर जैसे चल पड़ी है। जिस वायदे के साथ एनडीए सरकार सत्ता में आई थी कि वो ब्लैक मनी को वापस भारत में लेकर आएगी, वही वायदा जैसे तोड़ दिया गया है और आम आदमी की उम्मीदों को भी इसी से जोर का झटका लगा है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है उसके मुताबिक संबंधित देशों से करार के चलते सरकार विदेशों में काला धन जमा कराने वाले भारतीयों का नाम नहीं बता सकती। देखिए रिपोर्ट। काले धन पर मोदी सरकार ने यू टर्न ले लिया है। केंद्र सरकार ने विदेशों में काला धन जमा करने वाले भारतीयों का नाम बताने में असमर्थता जताई है। देश की सबसे बड़ी अदालत में दाखिल हलफनामे में सरकार ने कहा है कि जिन देशों के साथ दोहरा कराधान बचाव संधि यानी डीटीएए है, उनके द्वारा दी गई जानकारियों का खुलासा नहीं किया जा सकता। That all these treaties require confidentiality and provide that if prosecution is to be filed in some cases, then in those cases all details will be disclosed to the court and they will be in public domain. विदेशों में जमा काला धन वापस लाने के मुद्दे पर चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद अब तक इसमें कोई खास तेजी नहीं आई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एचएसबीसी बैंक से जुड़े मामलों में नाम प्रकाशित करने की मंजूरी के लिए अपनी पीठ थपथपाई। हालांकि उन्होंने नाम न बता पाने का दोष नरसिम्हा राव सरकार पर मढ़ दिया। It's not that we will never make them public or we are not interested in making them public, that these will be made public only in accordance with law. That is because of the restriction imposed by the 19th June 1995 treaty. उधर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल केंद्र के हलफनामे के बाद विपक्षी दलों ने मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठा दिए। जो लोग रोज चिल्लाते थे कि 70 लाख करोड़ रुपया बाहर बैंकों में है, 100 दिन के अंदर लेकर आएंगे, आज वो ये चर्चा भी नहीं करते कि ब्लैक मनी कहाँ है, कैसे आएगी, कब आएगी। दुर्भाग्यपूर्ण है। यही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है और यही करनी और कथनी में उनके अंतर है। बहुत वादे किए थे और यहाँ तक भी वादा किया था कि जैसे इस सरकार में आएंगे जो काला धन है विदेशों में वापस आ जाएगा। 4 महीने में 4 रुपए काले धन की वापस नहीं आएगी। लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने 100 दिनों के भीतर काला धन वापस लाने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने नाम भी उजागर करने की बात कही थी जिनका पैसा विदेशी बैंकों में जमा है। लेकिन ताजा हलफनामे से साफ है कि एनडीए सरकार भी अब यूपीए सरकार की राह पर ही चल पड़ी है। देवेंद्र पाराशर, एपीएन दिल्ली। और इन तमाम अदालती मसलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व महाधिवक्ता अनूप चौधरी जी मौजूद हैं और उनके साथ चर्चा का ये सफ़र शुरू करते हैं। अनूप जी, जिस तरह से सरकार आगे बढ़ रही थी, बड़ी चर्चा हुई, बीजेपी ने बोला कि वो काला धन वापस लेकर आएगी, काला धन वापस लेकर आएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब इन्होंने ये कह दिया कि वो नाम बता ही नहीं सकते कि किन लोगों के पास काला धन है। इसका मतलब अब रास्ते वही हैं जो यूपीए के थे। देखिए, न यूपीए सरकार गलत थी, न भारतीय जनता पार्टी सरकार गलत है। पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि हर धन जो हमारे देश के बाहर है
उसको उसकी संज्ञा देना कि वो काला धन है, यही बहुत गलत है। जी ये तो मीडिया क्रिएटेड है, पब्लिसिटी क्रिएटेड है, और जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे यूपीए के पहले, उनका क्रिएटेड था कि ब्लैक मनी ब्लैक मनी ब्लैक मनी। हर एक पैसा जो बाहर है वो ब्लैक मनी है, ये ज़रूरी नहीं है। जी फिर हर कंट्री के साथ बायलैटरल ट्रीटीज होती हैं। यूपीए भी पहले यही कहती थी कि बायलैटरल ट्रीटीज के रहते नाम उजागर करना और डबल टैक्सेशन के जिनके साथ एग्रीमेंट है उनके रहते ये बहुत मुश्किल है कि हमको पता करना कि सारा धन जो वहाँ है वो यहाँ आ जाए। जी वो बैंक्स में हैं। उनका कहना यह है कि अगर कोई इंस्टेंस ऐसा है जिसको आप ये समझते हैं कि फलां आदमी के ऊपर ईडी का कोई ऑफेंस बना है या मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस बना हुआ है या किसी प्रकार से इलीगल ट्रांजैक्शंस का ऑफेंस है या उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, तब आप हमसे पूछिए तो हम आपको दे सकते हैं। अदरवाइज प्राइवेसी क्लॉज भी है। जी नहीं तो ऐसा है कि हर किसी बैंक को आपने लिख दिया और बैंक डिस्क्लोज कैसे करेगा? उसका भी तो एक दायित्व होता है कस्टमर के प्रति। और जहाँ तक स्विट्जरलैंड का सवाल है, स्विट्जरलैंड में पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड भर की सारी दुनिया के लोगों के पैसे वहाँ जमा रहते हैं। बिल्कुल हाँ। उनका ये इकोनॉमी ही उससे चलती है। तो वो इतने आसानी से बताने वाले नहीं हैं जब तक कि आप कोई कारण ना बताएं। और देखिए बायलैटरल ट्रीटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंटरनेशनल में, कोई ब्रीच नहीं कर सकता है उसको। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार बायलैटरल ट्रीटीज पे थोड़ी है। तो अब पूरे इस मसले को यदि देखिए तो सुप्रीम कोर्ट की तमाम कड़ाइयों के बावजूद अब सरकार के पास कोई रास्ता भी नहीं है कि वो किसी तरह से काला धन की वापसी के लिए कोई राह ढूंढ पाए। ऐसी कोई बीच की रास्ता निकल सकता है? पहले तो ये सरकार नियत कर ले कि ये जो धन है इसमें से कौन सा अकाउंट में काला है। देखिए ये तो बड़ा रहा के साथ, जैसे अब ये सब अनुमान चल रहा है। पॉलिटिकल इशू ज्यादा है। पॉलिटिकल इशू ज्यादा है। लोग अनुमान का 1 लाख करोड़। हाँ। अरे कहाँ से तुम्हारे पास आ गया 1 लाख करोड़? हाँ। आपको तो वहाँ की एक्सेस ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है वहाँ कितना बैंक में अकाउंट है। आपने अंदाज लगाया 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ से कहीं ज्यादा इंडिया में ही ब्लैक मनी है। जी। तो जो इंडिया में ही ब्लैक मनी है उसको उस दिशा में तो कुछ कार्रवाई हो कि वो पैसा ब्लैक मनी बाहर कैसे आए। तो अभी तक जो दावे जब सुप्रीम कोर्ट में कोई केस जाता है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे बड़े दावे, कुछ ऐसे फैक्ट्स दिए जाते हैं जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट वो केस सुनने के लिए तैयार होती है। जिसका मतलब है जो सारे फैक्ट्स, जो सारे दावे पेश किए गए हैं वो सब कुछ अब कमजोर पड़ेंगे। हाई साउंडिंग लगता है ना। देश का पैसा है, करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। वापस लाने को तो बोलो, नहीं बोल रही। तो ने कहा ठीक है भाई आप इंक्वायरी कमेटी बिठाइए। इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले डायरेक्शन दिया था यूपीए के टाइम में, उसको कमेटी बनाने में इतना टाइम लग रहा था क्योंकि वही समझ में नहीं आ रहा था बना के क्या करें और क्या कैसे हम प्रोसीड करें। तो नई सरकार आई तो आते के साथ वो एक नई कमेटी बन गई, एमबी शाह कमेटी बन गई। जस्टिस एमबी शाह की। जस्टिस एमबी शाह क्या करेंगे? क्या पता करेंगे वो? उनके पास इनपुट्स कहाँ से आएंगे? जब तक कोई खास मुद्दे पे इन्वेस्टिगेशन ना हुआ हो और उसमें ये बात निकल के सामने नहीं आई हो कि फलां बैंक में ये है, वो कमेटी क्या करेगी? वर्ल्ड भर के बैंक का कहाँ से लाएगी हिसाब किताब और कौन देगा उनको? और केवल स्विट्जरलैंड नहीं है, मोरक्को है, मिडिल ईस्ट है, केमन आइलैंड्स हैं, केमन आइलैंड है, जी, दुबई है, सिंगापुर है, सब तरफ है, हांगकांग है। ये कहाँ के बैंकों में आप कहाँ जाएंगे? क्या आपका एक्सेस होगा? देखिए ये इंटरनेशनल अगर इसमें मुहिम चलती है यूएन के अंतर्गत, यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत, कि भाई ये सारे देश जो हैं एक दूसरे का शेयर करेंगे इंफॉर्मेशन इस प्रकार की आपस में, तब तो कुछ हो सकता है। ऐसे एक तरफा एक सरकार कह देगी कि साहब हमको तो दे दीजिए अकाउंट, वापस लाने का भी क्या मतलब? मैं समझ में ही नहीं आया। वापस लाने का तात्पर्य क्या है? आप गए बैंक से विड्रॉ किया, चले आए लेके, संभव है? ये तो बिल्कुल ही संभव नहीं है कानूनन भी। पैसा अगर है भी तो वापस कैसे आएगा? हाँ, यही यूपीए की सरकार ने बोला भी था कि पैसा कहीं रखा नहीं है कि हेलीकॉप्टर से जाके उठा के लेकर आ जाना है। यही बात है जी। कि भाई ऐसा नहीं है कि बैंक में आप चलेगा, वाह कमाल ही हो जाएगा, मेरा पैसा उस किसी और बैंक में रखा हुआ है, सरकार गई उन्होंने कहा भाई दे ये तो हमारा है। अरे कहाँ से है? पहले प्रूव करिए
कि ये जो पैसा रखा है ये इंडिया से ही गया था, पहली जी चीज। हाँ क्या यह जरूरी है कि उस आदमी ने कहीं और से कमाया हुआ पैसा है, हिंदुस्तान के बाहर किसी और देश से कमाया हुआ पैसा वहां ही जमा करके रखा है? जी रख सकता है। बिल्कुल। तो इस कैसे आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इंडिया से ही गया हुआ मनी है? ट्रेस कहाँ से करके वहां कैसे पहुंचा? तो ये हो सकता है कि उसका पूरा एक तार जुड़े कि भाई ये पैसा, फला पैसा यहाँ से इस प्रकार से बाहर गया और उस व्यक्ति के द्वारा इस बैंक में जमा कराया गया, ये वही पैसा था जो हिंदुस्तान से बाहर गया। जी देखो ये बड़ी मुश्किल है कहने की। तभी तो आप देख लीजिएगा अमेरिका के जितने माफिया हैं, जितने ड्रग डीलर्स हैं, जितने और भी लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, कईयों का पैसा वहां रखा हुआ है। जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब इतना पावरफुल है, द ओनली वर्ल्ड पावर लेफ्ट नाउ, उससे बन नहीं रहा है पैसा वापस लेके आना, तो फिर कैसे संभव है? आप देखिए ना, लीगल प्रॉब्लम्स बहुत हैं इसमें। जी बिल्कुल। तो अब कुल मिला के यदि देखें तो ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में, अब उसका कोई बहुत ज्यादा अस्तित्व या कुछ कमेटी मायने बन नहीं रही है, रखता। कमेटी क्या करेगी? और कमेटी के पास देखिए, कमेटी के पास है क्या? जी अनुसंधान के या अन्वेषण के क्या जरिए हैं उनके पास? है ही नहीं। It's यानी not उसको equipped। इसको बस राजनीतिक रूप से तो जिंदा रखा जा सकता है, लीगली आप रखे रहिए। अभी एक पार्टी पहले दूसरे पार्टी को ब्लेम करती थी, अब वही पार्टी इस पार्टी को ब्लेम करेगी, जी और जो पार्टी कुछ नहीं कर सक रही है वो भी इसको ब्लेम करेगी, और आपस में दोषारोपण होता रहेगा। बिल्कुल। और कुल मिला के ये बेवकूफ, जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश टोटल। है। अच्छा, अब जी। कहाँ आम आदमी आ गया बीच में? हाँ भाई आम आदमी का कहाँ से पैसा आपको कैसे मालूम? नहीं, पर ये तो वादा किया गया था ना कि ब्लैक मनी आएगा, वादा फिर तो- हर घर को दे दिया जाएगा। देखिए, आपने सुना होगा, जी। एक शब्द होता है वादा और दूसरा शब्द होता है वादा खिलाफी। जी जब वायदा ना होगा तो वादा खिलाफी कहाँ से होगी? जी प्रैक्टिकल बिल्कुल। उसको लेकिन देखिए। इसको प्रैक्टिकली ये ऐसा करना संभव नहीं था, ये मेरे पहले भी हिसाब से पता तो था। नहीं है, पता जी, नहीं। अभी तक अभी तक तो ऐसे ही के जो लगता है कि स्थितियां जिस हैं उस हिसाब से हिसाब अभी से। है। जी आप किसी बैंक में जाएंगे, पहले आप बैंक को बोल देंगे जितने इंडियंस हैं उनका सबका पैसा बताइए, ऐसे कहीं संभव है? बिल्कुल नहीं। जी उनके भी सीक्रेसी लॉज होते हैं। दे आर ऑल्सो गवर्न्ड बाय देयर ओन लॉज इन देयर ओन कंट्री। वहाँ पे स्विट्जरलैंड वगैरह में उनके भी लॉज हैं, और बड़े स्ट्रिक्ट लॉज हैं वो। इसलिए आज से नहीं है, जमाने से ये वहाँ USP के है। बैंकों में लोग पैसा जमा कर रहे हैं। ये तो उन बैंक्स के यूएसपी ही है कि वो सिक्रेसी लॉज हैं। USP है। लेकिन और उसके- देखिए, हाँ, बैंक अरबपति भी बनते हैं इसी बात में, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी क्योंकि उठता है किसी कि हेड ऑफ द स्टेट ने या किसी जी। डिक्टेटर ने वहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे दिया, वो कू हो गया, वो श्रीमान जी का सफाया हो गया वहाँ से, तो वो पैसा तो सब बैंक का हो जाता है ना। जी बिल्कुल। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि जिस तरह से पहले जो बातचीत चली थी यूपीए हाँ जी। सरकार के दौरान, और बैंक्स ने भी कहा था कि आप हमें कुछ फैक्ट्स दीजिए तो हम कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसा कि यूपीए सरकार ने भी या- बोला। तो क्या उस लिहाज से हमारी सरकार ने यदि कुछ फैक्ट्स दिए, अन्य डिपार्टमेंट से जुटाकर और कुछ फैक्ट्स दिए, तो क्या ये संभव है कि वो बैंक्स कुछ इंफॉर्मेशन दें और वो कोर्ट में पेश हो सके? संभव तो है, जी। पर उसके पहले उसका आंकलन तो हो। इन फैक्ट्स का आंकलन ये होना चाहिए कि वो फैक्ट्स ऐसे किसी ऑफेंस को दर्शाएं, तब वो ऐसा, जैसे मुझे खबर लगी थी, पेपरों में आया था, जो न्यूज आई थी कि उन्होंने कहा है कोई स्पेसिफिक अगर आप बताएंगे हमको कि कोई ऑफेंस रिलेटेड है या किसी प्रकार सा कोई ये है, तो उसमें हम आपको नाम दे सकते हैं। अब जब तक वो नहीं बताएंगे तो कैसे होगा बताइए? कुछ उसको नाम प्रूव पहले करना बड़ा उनकी जरूरी है। सरकार में कुछ नाम आए भी थे कि फलाने ने इतना रखा, इतने रखा, वो तो खोदा पहाड़ निकली चुईया वाला मामला था। जी। 1 लाख करोड़ क्या, एक मेरे ख्याल से 10-15 का 1000 करोड़ भी नहीं था, लाख करोड़ छोड़ दीजिए आप। जी बिल्कुल। यानी कुल मिला के यदि ब्लैक मनी का एक मसला देखें तो ये ऐसा ज़्यादा था, चुनावी स्टंट कह सकते हैं आप, पब्लिसिटी स्टंट कह सकते हैं, ये कुछ ज़्यादा साबित हुआ, और करने के लिए न इस सरकार के पास कुछ है न पिछली सरकार के पास था। हाँ, ये ज़रूर है कि यदि कोशिश की जाए और कुछ इस तरह के फैक्ट्स जुटा लिए जाएं जो वाकई ये साबित कर पाएँ कि ब्लैक मनी बाहर है, किस किस व्यक्ति का है, तो शायद कुछ इस मसले की ओर आगे बढ़ा जा सकता है, जो कि लगभग अभी की स्थितियों में नामुमकिन या मुश्किल दिख रहा है। चलिए दूसरी खबर की ओर बढ़ें। करीब 3 हफ्ते पहले जेल गई तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता आज रिहा हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता को शुक्रवार को सशर्त
जमानत दे दी थी। बेंगलुरु की एक अदालत ने आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले में जयललिता को 4 साल की कैद और 100 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। एआईएडीएमके को उसके 43वें जन्मदिन पर बड़ा तोहफा मिला। सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को सशर्त जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर जयललिता को जमानत दी। भले ही दिवाली आने में अभी कुछ वक्त हो, लेकिन समर्थकों के लिए अम्मा का जेल से बाहर आना किसी दिवाली से कम नहीं है। कर्नाटक में और तमिलनाडु में शांति रहने की आवश्यकता है और यदि कोई ऐसी घटना मिल जाए जिसका सरकार उसको दबाती नहीं है, उसके लिए सही कार्रवाई नहीं करती है, तो मैं आकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करूंगा। भले ही जयललिता को जमानत मिल गई हो, लेकिन उनके सामने कुछ शर्तें रखी गई है। मसलन इस दौरान तमिलनाडु में याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी या उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ भी किसी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। साथ ही 18 दिसंबर तक जयललिता इलाज के लिए अपने घर में ही रहेंगी, बाहर नहीं निकलेंगी। जयललिता और उनके साथियों को इस आधार पर राहत मिली है कि कर्नाटक हाई कोर्ट में अभी तक दंड को सस्पेंड किया जाए या नहीं, इस पर बहस नहीं हुई है। अदालत ने जयललिता से कहा है कि वह 2 महीनों के भीतर अपील से जुड़े दस्तावेज कर्नाटक हाई कोर्ट में दाखिल करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनकी जमानत खारिज की जा सकती है। जो आपके लिए जो कागजात हैं वो 35,000 पन्ने के कागजात हैं, उसको आप पेपर बुक में बनाकर बाइंड करके सुप्रीम कोर्ट को 18 दिसंबर को देंगे और हम एक दिन का भी इसके लिए एडजर्नमेंट नहीं देंगे। और यदि आप 18 दिसंबर को ये प्रस्तुत नहीं करेंगे, जिसमें मुझे भी एक कॉपी देनी पड़ेगी, तो फिर उसकी बेल कैंसिल हो जाएगी। अदालत ने कहा है कि वो हाईकोर्ट से कहेंगे कि अपील पर 3 महीने के अंदर सुनवाई 3 महीने के भीतर पूरी कर ली जाए। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विशेष अदालत ने 27 सितंबर को जयललिता को दोषी करार देते हुए उन्हें 4 साल की सजा दी थी। साथ ही 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था, जिसके बाद उन्हें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। देवेंद्र पाराशर, एपीएन दिल्ली। और इसी मसले पर चर्चा करने के लिए अनूप जॉर्ज जी का रुख करते हैं। अनूप जी, जिस तरह से जयललिता के समर्थकों को इस जमानत की बड़ा इंतजार था, आज जमानत तो मिल गई, लेकिन वाकई क्या ये माना जाए कि इस केस में उनके लिए बड़ी राहत है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं जो अभी तक नहीं हुई थी? हाँ, ये तो बड़ा आश्चर्यजनक का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का नॉर्मली होता नहीं है, पर हमारे यहाँ की कोर्ट्स भी आदमी देख के ही राहत भी मिलती है। इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियन हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि पहली चीज तो यह है कि कोई भी बेल अपनी अपील से अलहदा कभी सुनते हमने आफ्टर कन्विक्शन नहीं देखा, बहुत कम देखी। ऐसा कभी हमने देखा ही नहीं कि एक बेल एप्लीकेशन लग जाती है कन्विक्शन के बाद। कन्विक्शन के पहले तो लगती है, सजा हो जाने के बाद ये बेल एप्लीकेशन अलग से लगती है और अपील पेश नहीं होती है। ऐसा पढ़ने से यही लगता है कि अभी तक अपील फाइल हुई नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 महीने के में अपील फाइल करो। अब अपील फाइल हो गई है अगर, तो केस एडमिट होता है, लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड बुलाया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा, और इतना ये वृहत रिकॉर्ड है, ये पूरा रिकॉर्ड आएगा और पेपर बुक क्या बनाएगा। मैं समझा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अर्थ ही नहीं समझा, पेपर बुक बना। ये तो सिंगल जज सुनेगा 4 साल तक की सजा। तो सिंगल जज के सामने पेपर बुक कभी बनती नहीं है। पेपर बुक तब बनती है जबकि 2 जो सुनते हैं, और चूंकि रिकॉर्ड आता है वो एक ही रिकॉर्ड होता है, कॉपी नहीं होती है 2, इसलिए हर एक पूरा रिकॉर्ड की 2 पेपर बुक बनती हैं दोनों 2 जज के लिए। सिंगल जज के सामने जब मामले सुनवाई में होते हैं तो उसमें कोई पेपर बुक के बनने का कोई प्रावधान नहीं है जनरली। कोई खास रूल होगा अगर कर्नाटक हाई कोर्ट का, तो मुझे नहीं मालूम। नहीं, लेकिन इसमें जयललिता के लिए जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बिना अपील किए ही बेल दिया है, तो क्या इसके पीछे कुछ इनके केस को प्रभावित नहीं करेगा? सुप्रीम कोर्ट के अधिकार तो वृहत हैं जी,
यानी उस सुप्रीम कोर्ट के पावर को कर्टेल तो करने का सवाल ही नहीं है। जी बिल्कुल। और 142 में, आर्टिकल 142 में पावर है सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश देने का। तभी तो सारा चीफ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप जेल में रहिए जब तक आप पैसा ना दें। जी। तो वो भी तो एक ऑर्डर 142 में ही हुआ था ना कि उसके उनकी जो अंडरटेकिंग का ब्रीच था, इस वजह से कहा ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, हम आपको 2 महीने के लिए छोड़ते हैं, 2 महीने में आप पेपर बुक बनाइए। अब उसके बाद क्या होगा वो अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अपील एडमिट हुई है या नहीं हुई है। तो 2 महीने बाद क्या होगा? क्या उन्होंने फाइनल सुनने के लिए कह दिया है अपील को बिना एडमिट के? जी। या ये कहा है कि एडमिशन पे बहस कीजिए? जी। ये भी क्लियर नहीं है ऑर्डर में से, जो पढ़ा हमने ऑर्डर न्यूज़पेपर में। जी। ये क्लियर नहीं है हाँ। कि वो जज साहब यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं, ये सब क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन यदि दोनों स्थितियों में देखें और यदि उनकी अपील मान ली जाती है तो फिर इस केस को किस दिशा में बढ़ते हुए देखें? नहीं, अपील अगर एडमिट होती है तो फाइनल हियरिंग के लिए लगती है। जी। फिर ये सवाल आएगा कि अभी जो ये बेल मिल चुकी है, इनको फाइनल हियरिंग तक एक्सटेंड की जाए या इनकी जेल में ही रखा जाए। ऐसा कभी होता नहीं, हमने तो नहीं देखा कि 5 साल और उससे कम की सजा में तो बेल मिलती ही मिलती है। जी। सस्पेंशन बेल मिलना, यानी देखिए ये तो ये कहलाता है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। उसका रिजल्ट ये होता है कि आदमी बाहर आ जाता है तो लोग कहते हैं बेल मिल गई, बेल मिल गई। बेल के सेक्शंस अलग हैं दंड प्रक्रिया संहिता में, और ये है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। मतलब जो सेंटेंस आपको दिया गया वो सस्पेंड किया जाता है। वो सस्पेंड होगा तो आप छूटेंगे तो वो बेल हो गई, बेल मान ली गई, ऐसा है वो। जी, यानी ये एक्चुअली बेल नहीं है, ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है, रिजल्ट्स इन द पर्सन कमिंग आउट व्हिच इज कॉल्ड बेल, ये समझ लीजिए। और अब ये केस लंबा चलेगा, और अब लंबा चलेगा या नहीं चलेगा जी। ये तो डिपेंड करता है 2 महीने बाद जब ये लगता है कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने, जी। जज साहब के सामने, किस चीज के लिए लगता है। जी। अगर एडमिट अपील हुई नहीं है अभी, हाँ। तो वो एडमिशन के लिए लगेगा। हाँ। और वो कोर्ट फिर डिसाइड करेगी कि अपील मंजूर करने के लायक है या नहीं। तो साधारणतः क्योंकि ये पहली अपील होती है, कम ही केस डिसमिस होते हैं इस स्टेज पर, और अपील एडमिट कर ली जाती है। किंतु कोई कानूनन बाध्यता नहीं है कि हर केस एडमिट ही किया जाए। लेकिन बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगी, यदि मान लीजिए जयललिता अपील के लिए जाती हैं, हाँ। तो वो कौन से मुख्य आधार हैं जो इनके केस को मजबूती दे सकते हैं और ये अपील के लिए वो ये कर तो सकते देखिए, बे तो अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा जब तक कि पूरे क्या एविडेंस आया है उनका। उन्होंने वो जो जिसको कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेट असेट, आपत्ति से ज्यादा, आमदनी से ज्यादा आय से अधिक संपत्ति है, आय से अधिक, तो ये उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है, और वो एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं है, या जज ने उसको इनकारा है तो क्यों इनकारा है उस एक्सप्लेनेशन को, और वो एविडेंस जो प्रोसिक्यूशन ने पेश किया था उसको जज साहब ने मान लिया है, तो किस प्रकार का वो एविडेंस था। उनका बीच में ये भी पूरी कहना था जांच- कि इनकम जी। टैक्स में मैं क्लियर हो गई हूँ, हाँ। और इनकम टैक्स, अब उस इनकम टैक्स का क्लियरेंस किस हद तक के क्रिमिनल ऑफेंस के ऊपर वो असर करेगा, ये भी एक सोचने की बात है। यानी इनको बिल्कुल छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और विशेषकर जो अपोजिशन है तो उसके इतने गवाह हुए हैं। हाँ। इसमें अगर नॉर्मल बहस चल जाती है तो देखिए ना, ट्रायल कोर्ट में कितने दिन बहस चली, वो बीच बीच में टाइम बढ़ता गया है, वो बात दूसरी है। पर सबको मिला करके आप देख लेंगे तो कम से कम 100 दिन बहस चली है। जी बिल्कुल। केस चला है 100 दिन, टोटल नंबर ऑफ डेज ज्यादा ही होगा। तो अब बहस चलेगी तो बहस कुछ दिन तो चलेगी ना। बिल्कुल। पहले अपेलेंट करेगा जिन्होंने अपील फाइल की है, फिर उसके बाद उसका जवाब स्टेट देगी, फिर उसका प्रति उत्तर देगा। ये तो समय लगेगा। तो क्या होता है 2 महीने के बाद, तभी क्लियर हो देखना पड़ेगा। लेकिन ये फौरी तौर पर जयललिता के लिए राहत तो जरूर है, और विशेषकर उनके समर्थकों के लिए ये बेहद खुशी का मौका, और शायद यही वजह है कि जब वो बाहर आई तो दिवाली सा माहौल बनाया गया और फूलों की ढेर उनके सामने थी, और उनके जो रास्ते में फूल बिखेरे गए उनके समर्थकों द्वारा।
चलिए दूसरी एक बड़ी खबर ले लें। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साईं शंकराचार्य विवाद में दखल देने से इनकार कर दिया। इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आस्था का मामला है और इस पर सभी पक्षों को बैठकर इसका हल निकालना होगा। यहाँ आस्था भी है, अटूट विश्वास भी, और इन सबके बीच भगवान को मंदिर से कोर्ट तक ले जाने की कुवत भी। जो देश धार्मिक सद्भाव का संदेश देता है, उसी देश में भक्त भगवान को कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवाने तक से नहीं चूकते। सुप्रीम कोर्ट ने साईं शंकराचार्य विवाद में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। साईं चैरिटेबल ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि कोर्ट आस्था से जुड़े मुद्दों को नहीं सुलझा सकता। इसके लिए दोनों पक्षों को मिल बैठकर बात करनी होगी। कोर्ट इस मामले में कोई दिशा निर्देश भी नहीं दे सकता। दरअसल ये मुद्दा उस वक्त शुरू हुआ जब द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। शंकराचार्य ने कहा कि साईं भगवान नहीं है और उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए। साथ ही मंदिरों से भी साईं की मूर्तियों को हटाया जाना चाहिए। कहते हैं कि मानो तो देवता नहीं तो पत्थर। कुछ ऐसा ही मिजाज आस्था का भी है। हर दिन सैकड़ों पत्थरों को लोग ठोकर मारकर आगे निकल जाते हैं, लेकिन उन्हीं में कोई एक पत्थर किसी घर में भगवान बनकर स्थापित होता है। ऐसे में आस्था और अविश्वास के बीच लकीर बेहद पतली है, जिसे समझना बेहद मुश्किल भी है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। जॉर्जी, ये इस तरह के जो वो होते हैं केसेस होते हैं, मेरी समझ से वाकई अदालत के लिए बड़ी मुश्किल भरे होते हैं, और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे पल्ला ही झाड़ लिया इस तरह के मामलों में। देखिए, वैसे भी ये मेरे हिसाब से तो ये रिट फाइल की गई थी, क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट संविधान के अंतर्गत एक रिट कोर्ट भी है। डायरेक्टली भी आप जा सकते हैं, पर आपके मूल अधिकारों के हनन के लिए केवल जो आपके फंडामेंटल राइट हैं, सिर्फ उनके हनन के लिए आप जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते। अब इसमें मैं नहीं मानता कि किसी के मूल अधिकारों का हनन हुआ है, क्योंकि स्वरूपानंद जी ने जो कहा था, ये उनका जैसे समझना था धर्म का। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बंद कर दीजिए, अपनी पूजा मत कीजिए, अपनी पूजा मत करिए, अपनी पूजा करें, मानिए, वो मंदिर में उनका ये कहना था हम हिंदू और सनातन धर्म के हिसाब से ये भगवान नहीं माने जाने चाहिए और इनकी मूर्ति नहीं रखना चाहिए वहाँ मंदिर में। तो राइट, जो फंडामेंटल राइट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन है, उस पर कहाँ हनन हुआ है? जी। जिसको जो मानना है वो तो मान ही सकते हैं। ये बात सही है कि जो साईं बाबा के फॉलोअर्स हैं, उनको आघात हुआ है, उनको बुरा लगा है जिस भी बात का है, पर उसका सोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट थोड़ी है जी। वो सही बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि आस्था का मामला है, मैं किस पे विश्वास करूं नहीं विश्वास करूं। कलकत्ता में सौरव गांगुली के नाम से दुर्गा के वो झांकियां बन जाती हैं, तेंदुलकर के नाम से बन जाती हैं। हमारे देश वैसे भी एक्सपर्ट है लोगों को भगवान बनाने में। बिल्कुल हाँ जी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है कि आस्था का यदि मामला, हालांकि वो मामला बिल्कुल अलग है इससे, उसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी हो गई, लेकिन बाबरी मस्जिद भी तो एक आस्था का मामला था। उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने सुना और वो लगातार चल रहा है, उसको चारों तरफ 360 डिग्री पे सुना गया। लगातार तो नहीं चल रहा है, मैं तो उस केस में हूँ, मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से ही मैं वकील हूँ। तो 360 में तो सुना गया उसको जी। तो सुप्रीम कोर्ट में वो मामला, देखिए वो एक ऐसा मामला है, वो ये कहते हैं कि यहाँ पहले मंदिर था, और वो ये कहते हैं कि हाँ मंदिर था जी। अब जो पुरातत्व विभाग वाले लोग हैं, इन्होंने उसमें खोदा खादी की थी, उसके सारे मिले भी हैं, कुछ कहते हैं ये, कुछ कहते हैं वो। अब ऐसी गवाही है उसमें कि कोर्ट, उसमें भी मैं नहीं समझ पाता हूँ कि कोर्ट क्या कहेगा। कोर्ट ने वहाँ जो फैसला दिया है वो तो ना इधर का है ना उधर का है। तीनों जज ने पहले तो कह दिया कि ये है, फिर कहा एक तिहाई बांट लीजिए। ये कहाँ से समझ में नहीं आया। या तो आप कहिए कि ये जमीन किसकी है, किसका हक है। तो अगर वहाँ मंदिर था, देखिए उसमें क्या होता है कि कितने अधिकार हैं इसमें, इस बात पे तो कोर्ट कोई गया ही नहीं है। तो फैसला भी अपूर्ण ही है। वो हजारों पेज का फैसला लिखा गया है। किसी ने कहा है कि 60,000 साल पुरानी वहाँ पे वो था, 1 लाख वर्ष पुराना है था। तब ये तो जैसा कहा, आस्था का तो कोई
सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। जी। किसी को विश्वास है अगर, तो उस विश्वास को आप कैसे तोड़ेंगे? इधर एक विश्वास है, इधर एक विश्वास है। लेकिन आस्था के नाम पे यदि इस तरह से रहेगा कि सरकार ये कोर्ट विशेषकर ये कहे कि आस्था की बात है और इसमें हम नहीं पढ़ेंगे और ये आपस में सुलझाइए आप, तो आस्था के नाम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो कि एक बड़ा इशू बन जाए धीरे धीरे करके। होता ही है जी। लोग तब देखिए, सबसे कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब आस्था को लोग इतिहास में बदलने के शुरू करते हैं और उससे इतिहास की मदद लेना शुरू कर देते हैं कि यहाँ जरूर ऐसे हुआ था। है आपकी आस्था, तो आस्था तो आप एक जगह हो गई। अब ऐतिहासिक रूप से वस्तु स्थिति के हिसाब से क्या वो वास्तव में वहाँ कुछ वैसी वस्तु स्थिति थी, ये ऐतिहासिक बात हो गई। तो दोनों को लोग मिला देते हैं, वहां जाके फिर बहुत गड़बड़ी होती है, हो जाता है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये भी है कि क्या सुप्रीम, हालांकि ये एक मौलिक अधिकार के रूप में आप अपील कोई भी फाइल कर सकते हैं और कोर्ट उसको एक्सेप्ट भी करती है, पर इस तरह का जब मसला था तो कोर्ट ने इस तरह की अपील क्यों मानी? पहले ही क्यों नहीं उसको रिजेक्ट कर दिया? देखिए ऐसा होता है कि देखिए बैठने वाले जजेस भी तो इंसान ही है ना, मशीन तो है नहीं वहाँ। तो कोई अगर ये केस लेके गया, उन्होंने कहा भाई हमको काहे को बीच में लाते हैं आप लोग तय करिए। और बैठ के सुप्रीम कोर्ट ने कह जरूर दिया है, पर बैठ के सुलझाने वाली तो बात मेरे को समझ में नहीं आती। जो साईं बाबा के अनुयायी हैं उनको वो समझते हैं कि भाई हमारे लिए साईं बाबा भगवान हैं। हाँ। और जो सनातन धर्मी है वो ये कह रहे हैं। अब अभी तो सिर्फ स्वरूपानंद जी के अलावा और किसी कहना चाहिए गुरु ने, धर्म गुरु ने कहा नहीं है ये बात, नहीं। हाँ। इन्होंने ही कहा है। शुरुआत इन्होंने ही की है, स्टार्ट इन्होंने की है। हाँ। तो शुरुआत हो गई है अब ये। अब किस हद तक इसका इम्प्लीमेंटेशन वो होता है, उनके आदेश, उनके जो विचार है उनका। हिंदू कितने मंदिरों में से इनकी मूर्ति हटाते हैं, कई जगह तो साईं बाबा के स्वयं मंदिर हैं। जी बिल्कुल। हाँ। और कोई वहाँ फिर मूर्ति रहती नहीं साईं बाबा के अलावा। हाँ। ये भी एक बात ही है उसमें। आप ये इसमें एक्चुअली इसमें देखा जाए तो बहुत कुछ किया नहीं जा सकता था, बहुत कुछ बोला नहीं जा सकता था। और सही बात आपने कहा कि आस्था की चीज़ है और आस्था के बारे में क्या बोलना है, और ये कई बार अदालतों के सामने भी बड़ी मुश्किल भरी स्थिति। कहावत है जी, Where faith begins, reasoning ends। जी बिल्कुल, तर्क वहीं खत्म हो जाते हैं। वहीं खत्म हो जाते हैं, जहाँ आस्था शुरू होती है वहाँ तर्क का कोई मतलब नहीं है। जी बिल्कुल। हाँ। और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को भी कोई तर्क नहीं मिला। फिलहाल इंडिया लीगल में एक ब्रेक। और इस हफ्ते एक और अहम निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें निर्देश से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट गुस्से में दिखी, और वो मामला था गुमशुदा बच्चों का। गुमशुदा बच्चों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेहद नाराज़गी जताते हुए बिहार और छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया। मामले में 30 अक्टूबर को अब सुनवाई होनी है, और इस पूरी रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि पूरी स्थिति कैसी है, जब गुमशुदा बच्चों के आंकड़े कैसे हैं और क्यों सुप्रीम कोर्ट नाराज़ है। गुमशुदा बच्चों के मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने सख्त रवैया अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को 30 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है। पहले उनसे कहा गया है कि पेशी के दिन वे कोर्ट को यह भी बताएं कि उन्होंने लापता बच्चों के मामले में दिए गए निर्देश का पालन क्यों नहीं किया। कोर्ट ने दूसरे राज्यों के भी 2 बड़े प्रशासनिक और पुलिस अफसर को तलब करने के संकेत दिए हैं। कोर्ट ने ये कहा है कि हर हफ्ते हम 2-2 स्टेट्स को टेकअप करेंगे और उनका रिपोर्ट देखेंगे कि वो क्या एक्शन ले रहे हैं। और चीफ जस्टिस साहब ने आज बड़ा क्लियरली कन्वे किया कि जो स्टेट जिसमें बच्चे रिपीटेडली मिसिंग होंगे और वो स्टेट कोई एक्शन नहीं लेंगी, तो हम उनके ऑफिसर्स को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी सजा देंगे। मामले की सुनवाई के दौरान नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है, हर दिन कुछ न कुछ हो रहा है। राज्य सरकारें कोशिश करें कि ऐसी घटनाएं भविष्य में दोबारा नहीं हो, लेकिन अगर फिर भी ऐसा होता है तो हम राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी से पूछेंगे कि अगर आपका बच्चा खो गया तो आप क्या करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस HL दत्तू की अगुवाई वाली बेंच ने
दोनों राज्यों के बड़े अफसरों को 30 अक्टूबर को पेश होने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वे इस बात का जवाब दें कि लापता बच्चों का पता लगाने के संबंध में 2013 में दिए गए निर्देश का पालन उन्होंने क्यों नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। बिल्कुल, और एक बेहद अहम मसला है अनूप जी, और जिस तरह से असंवेदनशील रहती हैं सरकारें, क्या आपको लगता है कि इस अब कड़े एक तरह से नाराज़गी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जताई है, कुछ मामला सुधरेगा, कुछ स्थिति सुधरेगी? बिल्कुल, बात बिल्कुल सही है। आप ये साधारणता जिससे कि बातें दिन रोजमर्रा की जो होती हैं, पुलिस का टोटल इंडिफरेंस है इस मामले में। वो बेचारे गरीब के बच्चे जाते हैं। देखिए, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं, बच्चियों को ले जाते हैं। दे आर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से लेके चाइल्ड अब्यूज, एंड लेटर ऑन दोज यंग गर्ल्स आर टर्न्ड इनटू प्रोस्टिट्यूट्स। बच्चे जाते हैं तो इनको भीख मंगवाया जाता है, इनकी डेलिबरेटली इनको अपंग कर दिया जाता है, जिसमें इनके पास कोई ऑप्शन नहीं हो, ये भीख मांगे। और बच्चा उस छोटी सी उम्र में जाता है, कुछ साल बाद वो ये भी भूल जाता है कि उसके माँ बाप कौन है। ये प्योर ट्रैफिकिंग का मामला है। और मैं आज तक जो ट्रैफिकर्स हैं, कितने ट्रैफिकर्स पकड़ा गए हैं इसका जरा आंकलन कीजिए आप। और कितने बच्चे घूमते हैं, हजारों की तादाद में मिलते हैं, उंगली पे गिनने वाले। तो ये जाते कहाँ हैं फिर? इसके लिए एक कलमबंद तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि आफ्टर ऑल डिसअपीयरेंस होता है एक तो पुलिस इमीडिएट एक्शन ही नहीं लेती। हाँ, वो तो बाहर खेलता हुआ बच्चा चला गया, वो कोई करीबी है वहां पहुंचा, वो हटा के कांस्टेबल जो है थाने से उसको भगा देगा, मेरे पास टाइम नहीं है, देखा जाएगा। ये जब तक इंडिफरेंस दूर नहीं होगा, हमारे यहाँ पुलिस अभी भी वही खाकी ड्रेस पहनती है जो अंग्रेजों के जमाने में खाकी पहुंचती थी हिंदुस्तानियों को मारने के लिए। अभी तक वही एटीट्यूड है। ये चेंज होना बहुत जरूरी है। और अगर आंकड़ों की मैं बात करूं तो दिल्ली में हर दिन 18 बच्चे गुम हो जाते हैं, यूपी में 20 बच्चे गुम हो जाते हैं, और ये कुछ मिनटों का हिसाब किताब है। और पुलिस के जो प्रायोरिटी लिस्ट है, मिसिंग बच्चों को ढूंढना सबसे अंतिम प्रायोरिटी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यदि ये निर्देश दे भी दिया और डीजीपी आ भी गए, सचिव आ भी गए, तो कर क्या लेंगे? क्योंकि सिस्टम में खराबी है। इस सिस्टम में खराबी को ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कोई ऐसे कड़े निर्देश देना होगा उससे, या कड़े दे दें तो ठीक है। उनका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा निर्देशों का, ठीक है ना? तो क्रियान्वयन जिसको कहते हैं, क्रियान्वयन होना भी तो बहुत आवश्यक है ना जी। क्रियान्वयन कैसे होगा? इसके लिए हमारी जो सरकार है, इलेक्टेड सरकार है, इनके ऊपर बांधी आनी चाहिए। एक्शन पुलिस पे लेते हैं। देखिए, बड़े मुझे एकदम से ख्याल आता है, जब बहुत बड़े आप लोग मीडिया वाले भी बड़े इंप्रेस हो जाते हैं कि वो फलाने को पुलिस को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन इज ए बून फॉर एन ऑफिसर। बिना तनख्वाह, बिना काम किए उसको आधी तनख्वाह तो उस दिन से मिलती है, और वो बढ़ करके सस्पेंशन अलाउंस 2 महीने 3 महीने बाद 75% हो जाता है। तो आदमी बिना काम किए 75% तनख्वाह पाता है, और फिर अपने आप से कोई और दूसरा काम कर सकता है। तो अब आप देखिएगा, सस्पेंशन हैज नो मीनिंग एट ऑल। बिल्कुल। और ये बेवकूफ बनाया जाता है लोगों को कि हमने पुलिस को सस्पेंड कर दिया। क्या सस्पेंड किया? डिसमिस क्यों नहीं करते? 2 बार आदमी डिसमिस हो जाए, ठीक, अगर सही बात है, उस पर निगाह करके इमीडिएट एक्शन लेके उसको डिसमिस करो। बिल्कुल। तब उसका असर होगा, फिर सब चौकन्ने हो जाएंगे। सस्पेंशन में तो कोई मानता ही नहीं है, लाइन अटैच कर दिया। आप लोग बड़े अच्छे से न्यूज़पेपर वाले भी दे देते हैं लाइन अटैच, जैसे बहुत बड़ी चीज हो गई। अरे क्या लाइन अटैच है? थाने से निकाल के उसको पुलिस लाइन में भेज दिया तो क्या तकलीफ हो गई? ये ठीक है, उसकी ऊपर की कमाई शायद बंद हो जाए उतने दिन के लिए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? और फिर पुलिस वाले भी हमारे यहाँ के, उनकी तरफ से भी मैं ये कहना चाहूंगा आपसे, एक बड़ी गलत फहमी है। एक पुलिस वाला, एक तो नंबर ऑफ पुलिस वाले जितने होने चाहिए गिनती के, जनसंख्या के हिसाब से बहुत ही कम है, नगण्य है जी। और दूसरी चीज ये है, उनकी 24 घंटे की ड्यूटी है। तनख्वाह बेचारे वो पाते हैं
एक बैंक के प्यून से भी कम। हम्म रहने की जगह नहीं है, हम्म सोते हैं टीन के छप्पर के नीचे, सुविधाओं की या पूरी किसी कमी है। वीआईपी के घर के सामने बेचारे टेंट जी। में पड़े हैं, भूखे मर रहे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है, खाना मिल गया नहीं मिल गया, 24 घंटे की ड्यूटी है, 24 घंटे। तो ये इस तरह के माहौल में जब वो व्यक्ति रहता है, उससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना परफॉर्मेंस पूरी तरह दे, कैसे देगा बताइए? संभव नहीं है जी। पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए अपना परफॉर्मेंस देना। लेकिन ये एक अच्छी पहल मानी जा सकती है हाँ, कि कोर्ट बहुत, ने कहा है इसमें कि कोई शक नहीं है। दो राज्यों के जो डीजीपी को बुलाने से DGP फर्क और- पड़ता है, जी। क्योंकि डीजीपी साहब आएंगे, उनके सामने आधे पीछे अर्दली घूमेंगे, लोग आएंगे वहां जाके वो कहेंगे अब क्या, जैसे आपने सही कहा था कि इससे कुछ होगा, ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। जी, पर बिल्कुल। उस और कदम तो सही है सुप्रीम कोर्ट का, अब इसे क्रियान्वयन अगर कर दिया जाए और निर्देशों किया का, तो जाए, जाहिर बट सी बात है साथ कि साथ इनको जी डीजीपी को बुलाने से ज्यादा अच्छा ये कंसर्न होम मिनिस्टर को भी साथ में बुलाते तो ज्यादा अच्छा रहता। जी जी, तब शायद ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता और Absolutely. गहराई से सोचा जा ये सकता फिर था। सरकार क्या करती है, सरकार दिशा निर्देश देती है, थानों में दिशा निर्देश जाते हैं। ये एक हेल्पलाइन खोलनी चाहिए बच्चों के लिए कि बच्चे रिपोर्ट करें, तो कहीं एक ऐसी जगह हो जैसे महिला थाने हैं, तो बच्चों के लिए भी एक जगह हो जहां जाके बराबर रिपोर्ट की जाए। या और पूरे देश में, चूंकि मिसिंग बच्चों का मसला ऐसा भी है कि एक जगह से उठाकर उनको दूसरी जगह भेज दिया जाता है और आपस में स्टेट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं जैसे है। देखिए बड़े-बड़े अभी सोच रहे हैं कि 911 ऐसा कुछ हो, एक वर्ड, एक तब शायद फोन, कुछ- फोन जो पूरे देश में एक नंबर हो। जी बिल्कुल, तब शायद कुछ ऐसी स्थिति सुधरे। शायद। अगली खबर लेते हैं। कहते हैं कि पति पत्नी के मामले में किसी को पढ़ना नहीं चाहिए, पता नहीं कब और क्या हो जाए। खैर, हम बात घर की दहलीज से निकले पति पत्नी के एक ऐसे मामले, ऐसे झगड़े की कर रहे हैं जिसके चक्कर में देश की सबसे बड़ी अदालत भी अब पशुपेश में पड़ गई है और उसे सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक वरिष्ठ वकील की नियुक्ति तक करनी पड़ी है। पूरा मामला क्या है, पहले ये देखते हैं और उसके बाद ये मामला किस रुख की ओर बढ़ रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमान अनूप जॉर्ज जी से। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे केस को लेकर उलझन में है जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। अपने आप में इस अनोखे मामले में जहां पति के हाथ में केरल के फैमिली कोर्ट से तलाक के पेपर हैं, तो पत्नी के पास पति के साथ रहने का मुंबई कोर्ट का ऑर्डर। महिला का आरोप है कि केरल की फैमिली कोर्ट ने बगैर उसका पक्ष सुने ही एक तरफा फैसला सुना दिया, जो उसके साथ अन्याय है। महिला का दावा है कि फैमिली कोर्ट के पास शादी तोड़ने का अधिकार भी नहीं था। महिला ने बताया कि बांद्रा कोर्ट ने 2 दिसंबर 2009 को उसके वैवाहिक अधिकारों की बहाली का आदेश दिया था, जबकि उसके पति ने 16 जनवरी 2013 को केरल के कोर्ट से तलाक का आदेश लिया था। पति पत्नी के इस मामले की पेचीदगी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक वरिष्ठ वकील को नियुक्त किया है, जो इस पूरे मामले को देखेगा और इसका समाधान निकालेगा। फिलहाल दोनों ही पक्षों ने फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती नहीं दी है। दिल्ली से आशिक कुरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट APN। अनूप जी, अब ये रहेंगे कि अलग होंगे? देखिए, दोनों बातें अलग हैं। ये कोई बहुत बड़ा पेचीदा मामला नहीं है। मुंबई की कोर्ट ने 2009 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री पास करी। वैसे बता दूं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एक पेपर डिक्री होती है, क्योंकि इसका कोई एग्जीक्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। जी। वो डिक्री को आप फ्रेम करके घर में रख लीजिएगा कि मुझे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री मिल गई है। तो वाइफ ने, जैसे अभी फैक्ट्स देख के या तथ्य देख के समझ में आता है, जो आ रहा है समझ में, कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री हो गई। ये डिक्री 2009 में हुई और 2013 में केरल के केस, केरल की कोर्ट ने डिक्री ऑफ डिवोर्स दे दी। तो ऐसा कोई बार नहीं है
कि चूंकि बॉम्बे के कोर्ट ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का डिक्री पास करी है, वो केवल ये कहा है कि भाई वाइफ को आप रखिए, और डाइवोर्स के लिए जो इन्होंने डिक्री हस्बैंड ने फाइल की है, वो केरल से उसको डिक्री मिल गई है, उसकी तो एक अपील की प्रक्रिया है। जी। सही है गलत है वो तो अपीलेट कोर्ट देख ही सकती है। सुप्रीम कोर्ट का मेरे को एकाएक सामने आना तो समझ में नहीं आता। हाई कोर्ट तो देती नहीं है डिक्री, ये तो फैमिली कोर्ट देती है। फैमिली कोर्ट के खिलाफ अपील होती है। अब ये भी नहीं पता चल रहा है कि अपील हुई या नहीं हुई, या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आ गए। वो भी एक पॉइंट है कि लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे हुआ, और क्या सुप्रीम कोर्ट ने भी जो करे सो कम, कि कैसे एकदम से उसको कॉग्निजेंस ले लिया, वकील साहब कह दिया। वकील साहब क्या डिसाइड करेंगे, तो लीगल मैटर है। लॉयर्स कांट हेल्प अनलेस दोनों के बीच की सुलह की बात है, तो लॉयर्स कैन हेल्प। मीडिएशन तो हो सकता है, मीडिएशन हो सकता लेकिन है, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं नहीं, इतना बड़ा मामला नहीं। सुप्रीम कोर्ट अब सब देखिए, ये जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पावर तो हैं कि आप डायरेक्ट भी एसएलपी में आ सकते हैं लोअर कोर्ट के फैसलों के बाद। ऐसा नहीं है कि वो जाना जरूरी है, क्योंकि एसएलपी एक अपील नहीं होती मानी गई है, ये स्पेशल लीव पिटीशन है, तो इसलिए वो अपील नहीं है। देयरफॉर कई मामलों में भी डायरेक्टली ट्रायल कोर्ट के बाद भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आया गया है। पहले ऐसे इंस्टेंसेस हैं तो सुप्रीम कोर्ट तो आ सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में हस्बैंड ने बोला मुझे डिक्री मिल गई है, सही मिली है, अब केरल कोर्ट का जजमेंट सही है, अगर मान लिया जाए कोर्ट डिक्री सेटिसाइड भी हो जाती है, डाइवोर्स नहीं हुआ, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का? जी। दैट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ऐसा एग्जीक्यूशन नहीं है कि वसूली है पैसे का तो सामान बेच के ऑक्शन करके डिक्री का पैसा मिल जाए, या डिक्री ऑफ पोजेशन है तो आपको कब्जा दिला दिया जाए। तो इसलिए ये पेपर ही डिक्री मानी गई है शुरू से, जो फैमिली कोर्ट ने दिया, फैमिली कोर्ट बांद्रा ने जो दी जी। ये पेपर डिक्री के नाम से जानी जाती है लीगल पार्लेंस में, कि ये सिर्फ पेपर डिक्री है, इसका एग्जीक्यूशन असंभव है। आपकी सांत्वना के लिए है कि आपको एक डिक्री मिल गई है रेस्टिट्यूशन की, अगर वो मान लेता है पति उसको तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो डिक्री की अवहेलना करता है तो उसका कोई आगे कार्रवाई का कोई गुंजाइश नहीं है। उसके पास रास्ता था कि वो डिवोर्स के लिए आगे बढ़ सके। डिवोर्स किस ग्राउंड पे मांगा ये भी तो अपने को क्लियर नहीं है ना जी। लेकिन वो जो बांद्रा कोर्ट ने दिया वो बाउंडेशन नहीं है कि वो मानना ही मानना है। नहीं, बांद्रा कोर्ट ने दिया है तो उसके खिलाफ डिक्री तो है, हाँ। पर उस डिक्री का क्रियान्वयन करने का कोई जरिया लॉ में है नहीं जी। उनको हथकड़ी बना के थोड़ी बुला लोगे आप यहाँ पे कि साथ रहना ही है, यहाँ ही रहना ही साथ जी, बिल्कुल। हाँ। अब बॉम्बे बोलेगा साहब नौकरी में वहाँ करता हूँ, मेरी तनख्वाह आप दोगे, मैं बॉम्बे में कैसे आऊंगा? हाँ। अब लेडी को ये थोड़ी उठा करके वहाँ रख, पुलिस ले जाके रख देगी थाने में, उसके घर में, के जा भाई रख, एक बीजी को संभाल, ऐसे नहीं होता। तो बहुत अगर बिल्कुल आम भाषा में कहें तो ये सलाह तो है, लेकिन ये वो नहीं है, ऑर्डर नहीं है कि आपको करना ही करना है। हाँ, नहीं तलाक तो नहीं हाँ। वो तलाक नहीं, वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है जी। जो बांद्रा कोर्ट ने दिया है। हाँ। जैसा अभी समझ रहा हूँ मैं, हाँ। कि पत्नी ने फाइल किया कि भाई हस्बैंड हमको छोड़ के चला गया है, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स वो तो है, दाम्पत्य जो संयोग है उसका रेस्टिट्यूशन ऐसे हाँ। मानते हैं। हाँ, हाँ। वो डिक्री दे दी बांद्रा कोर्ट ने। जी, बिल्कुल। उसके बाद 2009 से हुआ क्या, मतलब वो 4 सालों बाद वो जाके 4 डिवोर्स साल तक कुछ नहीं हुआ, वो आया ही नहीं, उसने मानी ही नहीं डिक्री जी। तो उसके बाद डिवोर्स होता उसके बाद उसने डिवोर्स की वहाँ लगा दिया। हाँ। ये भी हो सकता है कि ये वहाँ गई ना हो अपियर होने के लिए। हाँ। तो ये जो, और ये भी हो सकता है कि केरल के कोर्ट को डिक्री का शायद पता भी ना हो, या हाँ। पता भी हो, हाँ। तो जरूरी नहीं है कि वो डिवोर्स ना दे सके, क्योंकि डिवोर्स के ग्राउंड्स कुछ और हो सकते हैं। जी। क्रुएल्टी है, मेंटल क्रुएल्टी है, डेजर्शन है, जी, बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। बिल्कुल। और वो देखना पड़ेगा कि किस ग्राउंड पे किन हुआ है, ग्राउंड पे उसने डिवोर्स मांगा है और किन ग्राउंड पे डिवोर्स मिला है। जी। तो लेकिन बिना वो जाने हाँ। कहना बड़ा मुश्किल है कि केरल कोर्ट का बिल्कुल ही ऑर्डर असंवैधानिक है। जी, बिल्कुल। और इस लिहाज से दिलचस्प केस तो ज़रूर है ये, लेकिन इसमें पेचीदगियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि ये ज़्यादातर निजी
है और लीगल इसमें कुछ ज़्यादा ढूंढना बड़ा मुश्किल है। चलिए अब लीगल टॉप 10 खबरों की ओर चलते हैं। हमारी सहयोगी अभिलाषा हमारे साथ हैं। शुक्रिया राजश्री जी। आइए नजर डालते हैं न्यायपालिका की 10 बड़ी खबरों पर। दिल्ली के धौला कुआं गैंगरेप मामले में द्वारका कोर्ट में दोषियों की सजा पर बहस पूरी हो चुकी है। इस मामले में 5 आरोपियों को अदालत पहले ही दोषी करार दे चुकी है। अब सोमवार को सजा का ऐलान होगा। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने एयरटेल मैक्सिस समझौता मामले में सीबीआई की चार्जशीट पर फैसला 29 अक्टूबर तक सुरक्षित रख लिया है। कोयला घोटाला मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर नई दिल्ली की विशेष अदालत ने 21 अक्टूबर को बहस होगी। छत्तीसगढ़ में वेदांता स्टारलाइट की बाल्को कंपनी पर 1300 करोड़ रुपए की हेराफेरी के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के एक जज को दखल देने पर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने केस पर अपने फैसले में कहा है कि जीवन साथी की बेवफाई साबित करने के लिए बच्चे की डीएनए जांच की इजाजत पति या पत्नी के विरोध के बावजूद भी दी जा सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी, अलका लांबा और पार्टी के अन्य सदस्यों को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस पार्टी से निकाले गए विधायक विनोद कुमार बिन्नी के मानहानि के मुकदमे में जारी किया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ओमपुरी की फैमिली कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है जिसमें उन्हें अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चे को मेंटेनेंस के तौर पर 2,90,000 रुपए देने का निर्देश दिया गया था। यूपी सरकार ने 23 पारिवारिक न्यायालयों में प्रधान न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। हाई कोर्ट ने ये पद भरने के लिए 10 दिन में नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया था। इटालियन मरीन केस में दिल्ली की एक अदालत ने 20 फरवरी 2015 को सुनवाई की तारीख दी है। दोनों इटालियन मरीन पर हत्या का मामला चल रहा है। और दिल्ली की एक अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि तेज रफ्तार गाड़ी चलाने को रैश ड्राइविंग की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो ये थी अभिलाषा ने हमें दी कुछ पॉलिटिकल टॉप 10 माफ़ कीजिएगा लीगल टॉप 10 खबरें। और अब हम आपको चलते चलते एक ऐसी दिलचस्प खबर दिखाते हैं जिसे हमारे मेहमान अनूप जॉर्ज चौधरी भी देखकर काफ़ी आनंदित भी होंगे और कुछ सोचने पर भी मजबूर होंगे। गाज़ियाबाद में बंदर ने एक शख्स को ज़मानत लेने से रोक दिया। सुनकर हैरत भले ही हो लेकिन ये बिल्कुल सच है। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि कोर्ट परिसर में एक शख्स ज़मानत के कागजात लेकर जा रहा था। ऐसे में बंदर ने झपट्टा मारकर उसके हाथ से कागजात छीन लिए और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐसे में वक्त पर कोर्ट में ज़रूरी कागजात जमा नहीं होने की वजह से ज़मानत नहीं मिल पाई। तो बंदर के आतंक से गाज़ियाबाद कोर्ट किस तरह से आतंकित है, देखिए इस रिपोर्ट में। गाजियाबाद कोर्ट कैंपस में एक बार फिर बंदरों का आतंक बढ़ गया है। इस पेड़ से उस पेड़ और इस छत से उस छत छलांग लगाते बंदर किसी के भी अरमानों पर कभी भी पानी फेर सकते हैं। गाजियाबाद कोर्ट में जमानत देने आए एक शख्स के कागजात झपटकर एक बंदर भाग गया और देखते ही देखते सारे कागजात एक एक कर फाड़ डाले। ऐसे में ना तो जमानत के कागजात कोर्ट में पेश हो पाए और ना ही जमानत मिल पाई। चैम्बरों में घुसाते हैं, फाइल वगैरह ले जाते हैं और यहाँ तो बाहर तो बुरी तरह से परेशान है लोग। एक दो को काटा भी है जिससे बड़ी जो है बंदरों का आतंक हो रहा है और इन्हें जो है कम करने का प्रयास करना चाहिए। इससे पहले भी बंदर कागज फाइल झपटकर भाग चुके हैं। हमेशा डर इस बात का बना रहता है कि कहीं बंदर किसी को नोच न ले। करीब महीने भर पहले तो बंदरों को भगाने के लिए लंगूर तक को लगाया गया था, लेकिन हालात नहीं बदले। इन्होंने लंगूर की व्यवस्था करी थी और वो भी पैसे नहीं दिए, वो भी चला गया। तो उस लंगूर ने थोड़ी व्यवस्था को सुधारा था क्योंकि बंदरों को देख के मारता था।
तो अब तो काफ़ी खतरा बना हुआ, बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा हो चुका है और हजारों की तादाद में बंदर इस समय हैं। गाजियाबाद के वकीलों का आरोप है कि निगम से कई बार इसकी शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई। जनपद न्यायालय की तरफ से और प्रशासन की तरफ से बंदरों को भगाने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इससे पहले भी बंदरों ने इसी तरह से जनपद न्यायालय में उत्पात मचाया था। चंदन राय, एपीएन, गाजियाबाद। अनूप जी, अदालत को भी कोई डरा सकता है, कम से कम इस रिपोर्ट से तो ये लग रहा है। और बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और इंडिया लीगल में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हम हाजिर होंगे पूरे हफ्ते की तमाम बड़ी खबरों के साथ और विशेषकर अदालती खबरों के साथ, और उसके प्रभाव को और उसके मायने को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।